हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। वेनसांग का भारत विवरण। वेनसांग को कई जगह आपको युआन चुआंग भी नाम मिलेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं टॉपिक वेनसांग का भारत विवरण। वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था, ठीक है, याद रखना। वर्धन वंश के शासक हर्ष के समय वेनसांग भारत आया था, ठीक है दोस्तों ये जो टॉपिक है वेनसांग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से और प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वेनसांग से संबंधित सारी जानकारियाँ इसमें मैंने दे दी है इसको, इसलिए पूरा वीडियो देखें अंत तक। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। सवाल बन सकता है यहाँ कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसांग। या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसांग। वेनसांग का जो यात्रा काल है वो 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक माना जाता है। और ये 629 को चीन से भारत के लिए रवाना हुए और 630 को वो भारत पहुँचे। यानी चीन से भारत पहुँचने में उनको जब पैदल यात्रा करते थे तो 1 वर्ष का समय लगा। तो 630 को वेनसांग भारत आया। और भारत में भी सबसे पहले कौन से स्थान पर आया आगे पढ़ेंगे, बता देता हूँ अभी। कपिसा। चलिए, वेनसांग के भारत यात्रा के उद्देश्य क्या थे? यानी इसके 3 उद्देश्य थे। पहला, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना। तीसरा, बौद्ध धर्म के साहित्य की पांडुलिपियाँ को चीन ले जाना। यानी पहले तो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है उसका अध्ययन करना। दूसरा, बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना। तीसरा, बौद्ध धर्म के साहित्य की पांडुलिपियों का चीन ले जाना, ठीक है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम वेनसांग कपिसा नामक स्थान पर आए। फिर वेनसांग का जो यात्रा मार्ग है वो मध्य एशिया का ही माना जाता है। तुर्फान, कोचा, ताशकंद, समरकंद, काबुल और पेशावर। भारतीय स्थलों की यात्रा की मुख्य ये भारतीय स्थल मैं बता देता हूँ आपको। बाकी बहुत सारे स्थानों पर वेनसांग गया था। तो मथुरा, कनौज, प्रयाग, थानेश्वर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, गया, बनारस, कांची, महाराष्ट्र, नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया, वल्लभी और कामरूप। वापस सुनिए इसको। यानी भारतीय ऐसे तीर्थ स्थल जहाँ पर वेनसांग गया तो मथुरा है, कन्नौज है, प्रयाग है, थानेश्वर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, गया, बनारस, कांची, महाराष्ट्र, नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया, वल्लभी और कामरूप। विशेष बात यह है कि हर्ष की कन्नौज सभा और प्रयाग सभा में वेनसांग ने भाग लिया था। आपको पता ही है, कन्नौज सभा एक धार्मिक सभा थी। प्रयाग सभा में वेनसांग आया और हर्ष ने संपूर्ण 5 वर्ष के दौरान जो भी राजस्व एकत्रित किया होता था, धन इकट्ठा किया होता था, वो दान दे देता था, ठीक है ना। कन्नौज धर्म सभा की तो वेनसांग ने सभापति उसकी अध्यक्षता की थी, है ना, सभापति थे। वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट मोस्ट। वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी। वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। और सीयूकी शब्द का अर्थ क्या है? पाश्चात्य संसार के लेख। पाश्चात्य संसार के लेख, ठीक है। और सीयूकी में किसका विवरण मिलेगा? तत्कालीन भारतीय राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन और शिक्षा और स्वास्थ्य का शिक्षा और साहित्य का वर्णन मिलता है।
वैनसांग की जीवनी लिखी थी, एक ग्रंथ है वैनसांग की जीवनी, और ये ग्रंथ किसने लिखा? हवेली ने। ठीक है, याद रखना, ये भी मोस्ट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यानी वैनसांग की पुस्तक का नाम तो सियुकी, और वैनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? व्हेली ने लिखी। अलग है, ध्यान रखना, ये दोनों कन्फ्यूज यूँ नहीं है कि वैनसांग की जीवनी में आप वैनसांग लिख दो, ये नहीं लिखना है। वैनसांग की जीवनी तो व्हेली ने लिखी, और वैनसांग खुद ने कौन सी पुस्तक लिखी? सियुकी। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रमुख शासक जहाँ पर वैनसांग गए थे, एक तो है हर्षवर्धन, आपको पता ही है, कामरूप का शासक भास्कर वर्मा, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, और वल्लभी शासक ध्रुवसेन। ये मुख्य शासक है जहाँ पर वैनसांग गए थे। और वैनसांग ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, आपको पता ही है, और ये दीक्षा किसने दी? जयगुप्त ने। ठीक है, चलिए। वैनसांग ने भारत का जो विवरण किया या जो वर्णन किया, उसके हम मुख्य बिंदु पढ़ेंगे 5। ठीक है, पहली सामाजिक स्थिति, दूसरी आर्थिक स्थिति, तीसरी धार्मिक स्थिति, चौथा राजनीतिक स्थिति, और पांचवा शिक्षा। यानी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन और शिक्षा, इनका हम अध्ययन करेंगे। बड़ा सवाल जब भी RAS कंपटीशन में, IAS में भी, और राजस्थान बोर्ड और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहला है सामाजिक स्थिति। समाज 4 वर्ण में विभाजित था, यानी गुप्त काल की पूरी छाया वर्धन काल पर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, दूसरा कि प्रथम 3 वर्ण समृद्ध थे और वे स्वच्छता, रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। शूद्र क्या करते थे? खेती और परिचर्या यानी सेवा का काम करते थे। समाज में शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था, और प्याज, लहसुन और मांस आदि का सेवन करने वाले का निवास शहर से बाहर होता था। ठीक है, और अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंधित थे, सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है ना। आर्थिक स्थिति में भूमि उर्वरा थी, यानी उपजाऊ थी, लोग समृद्धशाली थे, सोने चांदी के सिक्के और कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। वस्त्र उद्योग मुख्य व्यवसाय था। ठीक है ना, वस्त्र उद्योग। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी, यानी जिस प्रकार से गुप्त काल में श्रेणी व्यवस्था थी, श्रेणी निगम या गण, वही वर्धन काल में भी थी। ताम्रलिप्ति, बड़ौच और पाटलिपुत्र ये व्यापारिक केंद्र थे, गुप्त काल में भी यही थे। कपड़ा और मसाले निर्यात किए जाते थे, घोड़े और सोने चांदी आयात किए जाते थे। चीन और मध्य एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध थे। कृषि कर राजस्व यानी उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, ये सामाजिक जीवन हुआ। धार्मिक जीवन या धार्मिक स्थिति में, धार्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था? ज्ञान की खोज, बहुत ही महत्वपूर्ण। धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य ज्ञान की खोज। अब क्या बातें बता रहा है धार्मिक जीवन में कि भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, फिर जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। राजा और प्रजा दोनों धर्म सहिष्णु थे, यानी सभी धर्म को मानने वाले, किसी एक धर्म के प्रति इनका झुकाव नहीं था। बौद्धों में महायान संप्रदाय ज़्यादा प्रभावी था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, और ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और गायें आदरणीय मानी जाती थी। ठीक है, फिर है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में आपको पता ही है कि जो शासन पद्धति है वो हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। हर्ष स्वयं प्रजावत्सल और लोकप्रिय शासक थे। अपने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, आपको पता, पहले भी बताया था मैंने। एक भाग के लिए वो राज कार्य करता था और 2 भागों के लिए धार्मिक कार्य करते थे हर्ष। भूमि कर उपज का 1/6 भाग, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और सरकारी भूमि को उन्होंने 4 भाग में बांटा था, यानी जो भी आय होती थी उसको 4 भागों में बांटा जाता था। एक तो राज कार्य में खर्च होती थी, दूसरी वेतन आदि में खर्च होती थी, तीसरा पुरस्कार आदि में खर्च करते, और चौथा
दान में खर्च किए जाते थे। हर्ष नगरों और गांवों की निरीक्षण यात्राएं करते थे। हर्ष नगरों और गांवों की निरीक्षण यात्रा करते थे और अब राज कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। दंड नीति न कठोर थी और न ही ज़्यादा उदार थी। छोटे मोटे अपराध होते रहते थे। वेनसांग को भी 2 बार डाकू ने अपने चंगुल में फंसा लिया था। हर्ष के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार और कई गुना पैदल सैनिक थे। हर्ष अत्यधिक दानशील शासक था और प्रयाग सभा में वह 5 साल में इकट्ठे किए हुए सारे धन को दान दे देता था। ऐसा दानवी राजा प्राचीन काल में कोई नहीं था। शिक्षा विहारों और गुरुकुल के माध्यम से होती थी। वेदों का पाठ मौखिक होता था। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। शिक्षा में संस्कृत भाषा तथा वाद विवाद प्रचलित थे और नालंदा एवं वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। चलिए, ये टॉपिक है, वापस कंटिन्यू रिपीट कराता हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। कि वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था और हर्षवर्धन के समय भारत आया। 629 से चीन से भारत के लिए रवाना हुआ। 630 में भारत पहुंचा। सबसे पहले कपिशा में पहुंचा। भारत आने का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का अध्ययन और बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों का भ्रमण और बौद्ध धर्म के जो साहित्य की जो पांडुलिपियाँ हैं, जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं, उनको चीन ले जाना। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया? कपिशा में। भारतीय स्थल मथुरा, कनौज, प्रयाग, थानेश्वर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, गया, बनारस, कांची, महाराष्ट्र, नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया, वल्लभी और कामरूप में भ्रमण यात्राएं की। हर्ष की कनौज सभा और प्रयाग सभा में वेनसांग ने भाग लिया। हर्षवर्धन के समय है, ये बताइए ना आपको, मोस्ट है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट है, याद रखना इसको। वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी, और सीयूकी का मतलब पाश्चात्य संसार के लेख। और वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? वेली ने। किसने लिखी? वेली ने। ठीक है। वेनसांग हर्षवर्धन, भास्कर वर्मा और पुलकेशिन द्वितीय और वल्लभी शासक ध्रुवसेन के यहाँ भी गए। और वेनसांग ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जयगुप्त से ली। वेनसांग ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का वर्णन किया। समाज आपको पता 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। फिर प्याज, लहसुन, मांस खाने वाले वो शहरों से बाहर निवास करते थे। अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंधित थे और समाज में शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था। भूमि उर्वरा, आर्थिक जीवन में भूमि उर्वरा, लोग समृद्धशाली, सोने चांदी के सिक्के और कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन, वस्त्र उद्योग का व्यवसाय उन्नत, समाज में श्रेणी व्यवस्था, ताम्रलिपि, लिप्ति, पड़ोच और पाटलिपुत्र व्यापारी केंद्र, कपड़ा मसाले निर्यात और घोड़े चांदी, सोने चांदी आयात। चीन और मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध और 1/6 भाग यानी 6ठा भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। धार्मिक जीवन में आपको पता ही, जीवन का लक्ष्य ज्ञान की खोज, भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव, साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलित। राजा और प्रजा का कोई धर्म नहीं था, यानी धर्म सहिष्णु थे। बौद्धों में महायान संप्रदाय ज़्यादा प्रभावी था और सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ब्राह्मण धर्म में ईगी और गाय आदरणीय थी, आज भी मानी जाती है। फिर राजनीतिक जीवन में शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। और स्वयं लोकप्रिय और प्रजावत्सल राजा था। अपने दिन को 3 भागों में बांटा: 1 भाग राजकार्य, 2 भाग धार्मिक कार्य। सरकारी भूमि के 4 भाग यानी आय को 4 भागों में बांटा। खर्च किस तरीके से करना है: ए राजकार्य, तो बी वेतन आदि, सी पुरस्कार और डी दान। और दंड नीति ने कठोर ने उदार, अपराध कम होते थे। आपको पता है कि वेनसांग को भी डाकू ने 2 बार अपने चंगुल में फंसा लिया था। हर्ष के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार और कई गुना पैदल सैनिक। इस प्रकार शिक्षा में शिक्षा विहार और गुरुकुल के माध्यम से होती थी। वेदों का पाठ मौखिक होता था, इससे ज़्यादा लोग याद भी करते थे। ब्राह्मी लिपि प्रचलित। शिक्षा में संस्कृत भाषा और वाद विवाद प्रचलित। नालंदा एवं वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र। चलिए सवालों पर आते हैं। वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रश्न नंबर 1, वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? ठीक है, फिर लिखिए
प्रश्न नंबर 2, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है। प्रश्न नंबर 3, वेनसांग भारत के किस शासक के समय भारत आया? वेनसांग किस शासक के समय भारत आया? ठीक है। प्रश्न नंबर 4, वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? प्रश्न नंबर 5, वेनसांग के अनुसार तत्कालीन समाज कितने वर्णों में विभाजित था? वेनसांग के अनुसार तत्कालीन समाज कितने वर्णों में विभाजित था? नेक्स्ट, लघुतरात्मक के रूप में बड़ा सवाल लिख लीजिए। वेनसांग का भारत विवरण या वेनसांग पर टिप्पणी लिखिए या वेनसांग के भारत विवरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।